करते हुए भिक्खु संघ को वंदामी और मेरे सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय जय भीम। तो बहन संतोष ने बहुत अच्छे से बात करी है कि आज का जो विषय है हमारा वो विचार से विकास तक स्त्री मुक्ति, आत्मसम्मान और जीवन का वास्तविक उद्देश्य। तो आज हम बात करेंगे महिलाओं के ऊपर। तो जो जब हम इस दुनिया की संरचना को देखते हैं तो पाते हैं कि प्रकृति ने स्त्री और पुरुष दोनों को एक दूसरे का पूरक बनाया, दोनों को समान जीवन ऊर्जा दी है, समान चेतना और समान आत्म क्षमता दी है। लेकिन हम जब इतिहास के पन्नों को देखते हैं तो सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि समाज की जो आधी आबादी है, जो जीवन को सृजन करती है, जो संस्कृति को सहेजती है, उसे सदियों तक उपेक्षा, असमानता, अधीनता और दुखों के अंधकार में धकेल दिया गया। तो दुख और मुक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है, या तो सच्ची मुक्ति क्या है? तो हम देखते हैं कि समाज में एक स्वतंत्र इंसान के रूप में स्वीकार न किया जाना, स्त्री को हमेशा किसी की बेटी, किसी की पत्नी या किसी की माँ के रूप में ही देखा गया। उसकी अपनी पहचान, अपनी इच्छाएं और अपने सपने, ये सभी भूमिका के तले दब गए। उसका दूसरा और गहरा दुख यह है कि सदियों की रूढ़ियों ने स्त्री के जो अवचेतन मन में यह बैठा दिया कि त्याग और सहना ही उसका काम है। जब स्त्री स्वयं के दुख को अपना भाग्य मान लेती है तो वह अपने आप उसकी सबसे बड़ी गुलाम बन जाती है। इसलिए जब हम मुक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा तात्पर्य किसी पुरुष से प्रतिस्पर्धा या द्वेष करना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है कि एक तो उसकी जो मानसिक मुक्ति है, जैसे कि अंधविश्वास से मुक्ति। जैसे कि हम समाज में देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं हैं वो अंधविश्वास में जकड़ी रहती है, पाखंड में जकड़ी रहती है। उसमें इतनी प्रज्ञा नहीं है, वो सोच नहीं सकती है कि वो क्या कर रही है। दूसरा है कुमंडूकता और लोग क्या कहेंगे कि भय से मुक्ति। वो अपने आप सोचती रहती है, आसपास के लोगों को देखती रहती है, दूसरी महिलाओं को देखती रहती है कि मैं ऐसा करूंगी तो वो क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे। दूसरी बात वैचारिक मुक्ति, तो उसकी अपनी सोच, अपनी पसंद और उसके अपने निर्णय, स्वयं अपने निर्णय लेने का अधिकार। और तीसरी बात करूं तो एक पूर्ण और स्वतंत्र मानव के रूप में उसे सिर उठा के जीने का अधिकार। तो अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हुए हम देखते हैं कि 2500 सालों की परंपरा हम देखते हैं। तो ये जो अभी मुक्ति हमें मिली है, जैसे बहन जी ने बताया कि अभी जो हमें मुक्ति मिली है वो रातों रात पैदा नहीं हुई है। इसके पीछे 2500 सालों का संघर्ष, क्रांति और सामुदायिक वैचारिक धारा रही है। जैसे कि हम देखते हैं कि तथागत बुद्ध के समय में जब समाज में कड़े लिंग आधारित नियम थे, असमानता में समाज जकड़ा हुआ था, तब तथागत बुद्ध ने इतिहास का सबसे बड़ा
प्रगतिशील कदम उठाया। उन्होंने घोषित किया कि प्रज्ञा यानी कि ज्ञान और आध्यात्मिक मुक्ति किसी वर्ग या लिंग का एकाधिकार नहीं है। उन्होंने भिक्षुणी संघ का द्वार स्त्रियों के लिए खोला और पुरुषों के समकक्ष स्त्रियां भी मुक्ति पा सकती है उसका अधिकार दिया। तो बौद्ध इतिहास में भिक्षुणियों द्वारा रचित थेरी गाथा दुनिया का पहला ऐसा काव्य ग्रंथ है जहाँ महिलाओं ने अपनी मुक्ति के लिए अपनी मुक्ति के अनुभव को स्वयं अपनी वाणी में दर्ज किया। थेरी गाथा केवल धार्मिक गीतों का संग्रह नहीं है, वो स्त्री की मुक्ति का पहला दार्शनिक दस्तावेज है। तो उसमें भिक्षुणी मुक्ता गाती है कि मैं मुक्त हो गई हूँ तीन फलियों से, तीन चक्कियों से, पति की गुलामी से और जन्म मरण के चक्र से। ये पंक्ति समझाती है कि स्त्री की मुक्ति का अर्थ केवल आध्यात्मिक नहीं था, बल्कि रसोई घर की चक्की, घरेलू गुलामी, सामाजिक बंधन से छूटकर वो अपनी चेतना का स्वतंत्र विकास करना चाहती है तो वो मुक्त हो सकती है। जैसे कि तथागत बुद्ध की माता महाप्रजापति गौतमी ने महिला संघ में स्त्रियों के समान अधिकार के लिए संघर्ष किया और पहली भिक्षुणी बनी। वैसे ही वैशाली की नगर वधु आम्रपाली, उसे भी बुद्ध के संघ में सम्मानजनक स्थान मिला और ज्ञान के बल पर उसने अरहंत पद प्राप्त किया। जैसे अपना पूरा परिवार खोकर मानसिक संतुलन गवा दिया था पटाचारा ने, बुद्ध ने उसे ज्ञान का मार्ग दिखाकर दुखों से मुक्त किया और बौद्ध धर्म की महान प्रज्ञावान भिक्षुणी बनी। तो थिरिगाता हमें यह सिखाता है कि दुख कोई नियति या पूर्वजन्म का पाप नहीं है। दुख सामाजिक विषमता और अज्ञान से उपजता है। विवेक व प्रज्ञा से आ, हम दुखों का अंत संभव हो सकता है। जैसे कि 19वीं सदी के घोर अंधकार में जब लड़कियों को पढ़ना पाप माना जाता था, तब महात्मा ज्योतिबा फुले और ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले ने अज्ञानता के खिलाफ युद्ध छेड़ा और 1 जनवरी 1848 को पुणे के भिडेवाड़ा में जब सावित्रीबाई फुले ने पहली पाठशाला लड़कियों के लिए खोली तो उन पर गोबर और पत्थर फेंके गए। सावित्रीबाई ने अपनी साड़ी पर लगी वो गंदगी को अपमान नहीं बल्कि क्रांति का तिलक माना और उनका स्पष्ट मानना था कि शिक्षा ही शोषण से मुक्ति का पहला द्वार है। जैसे हम जानते ही है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस वैचारिक संघर्ष को कानून और संविधान का कवच प्रदान किया। बाबा साहब ने स्पष्ट कहा था कि मैं किसी समाज की प्रगति का मापन इस बात से करता हूँ कि उस समाज की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। उन्होंने भारत के संविधान में महिलाओं को समता, स्वतंत्रता और मताधिकार दिया और जब स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार, तलाक का अधिकार, गोद लेने का अधिकार देने वाले हिंदू कोड बिल को रोका गया तो बाबा साहब ने अपने देश के पहले कानून मंत्री के पद से त्याग पत्र दे दिया। तो हम जानते हैं कि बाबा साहब ने जितना महिलाओं के लिए किया वो
तब कर रहे थे, हम आज अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम 21वीं सदी में सांस ले रहे हैं। सवाल यह उठता है कि क्या इन महापुरुषों के सपने का भारत आ, हम बन पाए हैं? हाँ, स्त्रियां अंतरिक्ष तक पहुंची है बाबा साहब की। संविधान से हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, स्त्रियां अंतरिक्ष तक पहुंच गई है, कॉरपोरेट बोर्डरूम में बैठी हमें दिखाई देती है, राजनीति भी संभाल रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आज भी दुखों का स्वरूप बदलकर महिलाओं के सामने खड़ा है। आज की इस हम चर्चा में हम केवल अतीत के महापुरुषों को नमन करते नहीं बैठे हैं, बल्कि हम उनके विचारों की जो मशाल है उनको थामकर यह समझेंगे कि आज की जो महिला चाहे वो दफ्तर में काम करती है या फिर घर संभालती है, वह अपने जीवन के जो दुख है उससे कैसे मुक्त हो सके, अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य कैसे समझे और अपार क्षमताओं को कैसे हासिल करे। तो इसी वैचारिक पृष्ठभूमि को हम आगे बढ़ाते हुए आज के दौर को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि महिलाओं के लिए चुनौतियां खत्म नहीं हुई है, बल्कि उनका जो रूप है वो अभी बदला हुआ हमें दिखाई देता है। जैसे कि मैं बात करूं तो जो महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं हैं जो बाहर जाके काम करती है, उनका संघर्ष हम देखें तो वो दोहरे बर्डन को उठाती है, और उसके तले वो कभी कभी अपने आप को दबाव महसूस करती है। जैसे हम एक उदाहरण देखें तो हमारे आसपास ऐसी कई महिलाएं हैं जो सुबह 5 बजे उठकर खाना बनाती है, बच्चों को संभालती है, फिर ऑफिस जाती है या तो अपने काम काज के स्थल को जाती है, और वहां पे अपने काम के घंटों को पूरा करके जब शाम को घर आती है तो फिर से उसको घर के जो कामकाज है और फिर रसोई है उसमें वो व्यस्त हो जाती है। और इस ये सब करने के बावजूद भी उसके ऊपर अपेक्षा रखी जाती है कि उसे तो घर संभालना उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए, नहीं कि अगर वो कभी बीमार है या कभी थक गई है तो वो अपनी प्रायोरिटी अपने काम को ही देती है, नहीं कि अपने स्वास्थ्य को। और दूसरी तरफ देखे तो जो गृहिणियां घर संभालती है या घर पे काम करती है, उनका क्या उनकी क्या मानसिक परिस्थितियां रहती है या उनके क्या संघर्ष रहते हैं। तो एक जो घर संभालने वाली जो महिला है वो पूरा दिन घर पे रहती है, लेकिन घर पे वो 14 से 15 घंटे कोई ना कोई काम करती रहती है। तो जो वो काम करती है उसके काम को आ, आर्थिक रूप से उत्पादक के रूप में नहीं माना जाता है। अ, जैसे हम देखते हैं कि वहीं पे जो पुरुष बाहर जाके काम करते हैं तो घर पे आके वो रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन महिला है वो घर पे रहती है, वो भी काम ही करती है लेकिन घर का काम करती है। तो वो भी कभी कभी ऐसा होता है कि घर का काम भी सिंपल तो नहीं रहता है, उसके भी कई सारे काम रहते हैं। तो उसको उत्पादक के रूप में नहीं माना जाता है। जैसे कि घर में कोई बड़ा वित्तीय पारिवारिक निर्णय लेना होता है तो उस समय गृहिणी को कह दिया जाता है
कि आपको ये सब बातें समझ में नहीं आएगी, और उससे उसको बेदखल रखते हैं। या तो उस टाइम पे वो जो महिला है उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है। तो हम देखते हैं कि आज की जो परिस्थितियां हैं उसके हम कारण देखें तो कामकाजी महिला है, वो काम करते करते अपना घर भी संभालती है। तो कभी कभार वो अपने बच्चों के ऊपर इतना, जैसे जो महिला घर पे रहती है उतना समय वो अपने बच्चे के ऊपर नहीं दे पाती है। तो इससे वो अपने आप अपने मन में इस अपराध बोध से ग्रसित होती है कि मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। जबकि घर पे जो गृहिणी रहती है उसके मन में ऐसा चलता है कि मैं कुछ कमा नहीं रही हूँ, मैं कुछ आर्थिक कमा नहीं रही हूँ। तो वो अपनी इन इस हीन भावना से जूझती है। तो आजकल के जमाने में हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है। तो जब हम सोशल मीडिया देखते हैं तो वहां पे या तो कोई सीरियल, टीवी पे कोई सीरियल या ऐसा कुछ चलता है तो उसमें ऐसा दिखाते हैं कि जो स्त्रियां हैं वो परफेक्ट, उनको परफेक्शन के रूप में दिखाया जाता है, क्योंकि वो रियल लाइफ नहीं है, वो रियल लाइफ है। वो उसको भजवाना होता है वहां पे, वो प्ले करती है, मीन्स एक्टिंग करती है। तो कई कई बार ऐसा होता है कि वो सब देख के गृहिणियां जब वो सीरियल या तो सोशल मीडिया में या यूट्यूब पे कोई ऐसा वीडियो देखती है तो उसे देख के वो अपराध भाव महसूस करती है कि मैं, मेरा जीवन तो इतना परफेक्ट नहीं है, ये सब तो सब कुछ कर लेती है लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो उसके मन में ऐसा होता है कि ऐसा जीवन मेरा नहीं है, और वो ऐसे अपने मन में दुखी होती है और वो अपने आप को कमतर आंकती है। तीसरी बात बताऊं तो पैसा कमाने या घर में होने के बावजूद भी जब घर के कुछ कुछ फैसले लेने होते हैं तो वो नहीं ले पाती है। तो इस प्रकार से भी वो दुखी होती है। तो हम अपने महापुरुषों को देखें तो आज के जीवन में उतारने के लिए या तो अपने दुखों की मुक्ति के लिए मैं कुछ बिंदुओं पे प्रकाश डालूंगी कि जैसे बुद्ध का यह संदेश है आज भी प्रासंगिक है। जैसे कि कुछ कुछ कुरीतियां जैसे समाज में होती है, अंधविश्वास होते हैं, तो लोग क्या कहेंगे कि डर से अपने आप को बाहर निकालो, और अपने सुख की चाबी आप अपने हाथ में रखो, ना कि दूसरों के हाथ में सौंपो। जैसे कि पारिवारिक कामकाजी महिला है, वो अपने जो वो तो पैसे कमाती है तो अपने पैसों के निवेश के लिए वो उसके फैसले हैं वो खुद समझना सीखे और अपने निर्णय खुद लेना शुरू करे। जैसे कि अपना इन्वेस्टमेंट वो कहाँ पे करेगी, म्यूचुअल फंड या एफडी या प्रॉपर्टी में, वो अपना निर्णय किसी की सहायता लेके खुद ले सकती है। और गृहिणियां क्या कर सकती है, तो वो अपना इनकम कमाने के लिए छोटे छोटे स्किल्स को सीखे। जैसे कि वो कुछ पढ़ी लिखी है तो अपने आसपास के बच्चों को लेके ट्यूशन करवा सकती है,
या तो उसमें अपनी ऐसी कोई स्किल्स है, जैसे कि उसको कोई हैंड एम्ब्रॉयडरी या ऐसा कुछ वर्क आता है, तो वो करके वो अपनी छोटी मोटी इनकम कमा सकती है और वो अपने खर्च खुद निकाल सकती है। जैसे कई कई महिलाएं हैं, वो खाना बहुत ही अच्छा बना सकती है, तो वो होम कैटरिंग कर सकती है। आजकल तो स्विगी और जोमेटो जैसी जो फूड कंपनियां है, वो होम डिलीवरी लेके जाती है। तो वो अपना छोटा मोटा बिजनेस करके वो अपनी इनकम कमा सकती है। या तो कोई सोशल मीडिया या यूट्यूब या इंस्टाग्राम ऐसे सब सोशल मीडिया में कुछ अपना कंटेंट डाल के भी साइड इनकम कर सकती है। तो इट मीन्स के आर्थिक रूप से वो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अपना कदम उठाएगी, तो वो अपने आप पे आत्मविश्वास पाएगी धीरे धीरे। जब वो एक फिक्स इनकम करना चालू करेगी, तो उसमें अपने आप आत्मविश्वास आता जाएगा और वो अपना जीवन है वो परिवर्तित कर पाएगी। तो स्त्रियां है वो अपनी सीमाएं तय करे और ना कहना सीखे। जैसे कि स्त्री है वो कोई सुपर वुमन या त्याग की देवी नहीं है, वो भी एक इंसान है। जब वो थक जाती है तो उसे भी विश्राम चाहिए। घर के कामों में जब कामकाजी महिला है, तो वो एक साथ इतने सारे काम करके कभी कभी वो मेंटली या फिजिकली थक जाती है, तो उसे समझकर उसके घर के जो परिवार के लोग हैं, उसे समझना चाहिए कि जो ये महिला है वो भी थक जाएगी, तो उसके कामों में कामकाज में वो अपने पति है वो अपनी पत्नी के काम में मदद रूप बन सकते हैं। और कभी कभी बच्चे भी छोटे मोटे अपने काम करके अपनी मम्मी को हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि भंते जी तो अक्सर हमें बताते हैं कि जो पुरुष लोग हैं वो अपनी डिश खुद धोए, जब छुट्टी है तो खाना बनाने में मदद करे या उस दिन वो खाना बनाने का प्रयत्न करे। तो भंते जी का तो अक्सर ही हमें ऐसा सजेशन रहता है कि जो बुद्धिस्ट पुरुष है वो अपनी महिलाओं को समझे। तो ऐसा करके जो महिला है उसके ऊपर सारे घर का बोझ नहीं पड़ेगा और वो भी अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दे पाएगी, क्योंकि महिला है अपने परिवार और कामकाज के बीच में कभी भी खुद को अपने शरीर को प्रायोरिटी नहीं देती है। तो उसका शरीर है वो धीरे धीरे इतना अच्छा नहीं रहता है और धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य बिगड़ता रहता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि सावित्रीबाई फुले ने उस जमाने में जब शिक्षा का कोई भी प्रचार प्रसार नहीं था, महिलाओं में शिक्षा ही नहीं थी, तब उनको शिक्षा देने की अपील की, प्रयत्न किया और नींव डाली। तो उस विचार को आगे बढ़ाते हुए आज के जमाने को हम देखें तो आज तो कई सारी महिला है वो साक्षर है, पढ़ी लिखी है, लेकिन आज हम देखते हैं कि पढ़ी लिखी महिला होना ही एक प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज तो डिजिटल युग है। तो जब हम डिजिटल युग में हम मोबाइल तो हम देखते हैं कि मनोरंजन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि यूट्यूब और शॉर्ट्स और वो सब इंस्टाग्राम, वो सब तो छोटे से बच्चे स्क्रॉल करके खुद सीख जाते हैं स्क्रॉल करना।
लेकिन हमें क्या सीखना है, तो महिलाओं को डिजिटल रूप से साक्षर होना जरूरी है कि कैसे कंटेंट बनाना है, या कैसे काम हम इसमें डिजिटल माध्यम से कैसे काम कर सकते हैं, या तो अपने काम को किस प्रकार से आसान बना सकते हैं। ये सब सीखना आज की महिलाओं को बहुत ही जरूरी मैं समझती हूँ, क्योंकि जो कामकाजी महिला है उसके लिए डिजिटल माध्यम अगर वो सीख लेती है तो उसका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। और स्किल सीखना सबसे जरूरी मैं मानती हूँ कि महिलाओं को कोई ना कोई स्किल आनी चाहिए। वो स्किल की वजह से अपना इनकम पा सकती है। जैसे कि मैं बताती हूँ कि महिला है, कभी कभी हम देखते हैं कि महिलाओं की सपोर्टर नहीं होती है। हम समाज में ऐसे देखते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें एक महिला को दूसरी महिला की सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए, उसकी ढाल बनना चाहिए। नहीं कि एक दूसरे की आलोचना करनी चाहिए। अगर हम एक महिला होके दूसरी महिला को सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, तो उससे उसकी जो मेंटल जरूरियात होगी, या तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, मैं जो कर रही हूँ उसमें मुझे दूसरी महिला ने सपोर्ट दिया, तो उसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ है वो अच्छी बनेगी, और वो अपना काम है वो ज्यादा अच्छी तरह से कर पाएगी। तो हम देखें कि महिलाओं की जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या शादी करना है, क्या बच्चे पालना है, या नौकरी करना है, तो क्या होना चाहिए महिलाओं के जीवन के उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो जीवन का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए कि अपनी पहचान, स्व पहचान होनी चाहिए। और दूसरा, मैं अपने समाज के प्रति, हम हमारे कुटुंब के लिए, परिवार के लिए तो सब कुछ करती ही है, लेकिन मैं अपने समाज के लिए क्या योगदान कर पाती हूँ, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी पहचान खोजनी पड़ेगी। आप किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, ये सब आप होते हुए भी आप एक स्वतंत्र व्यक्ति है। आपकी रुचि किसमें है, आपके सपने क्या है, और आप खुद को क्या मानती है, ये हमें खुद के लिए पहचानना होगा। तभी हम कुछ ना कुछ हासिल कर पाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि आज के दौर में हम देखें तो चंद्रयान, मंगलयान, ऐसे सभी अभियानों में कई महिलाएं हैं, वो नेतृत्व कर रही है। महिला वैज्ञानिक भी है, और उन्होंने सिद्ध भी किया है कि ये क्षेत्र है, ये सिर्फ पुरुष तक सीमित नहीं है, हम भी सब कुछ सारे काम कर सकते हैं। जैसे कि आज की जो गृहिणियां हैं वो यूट्यूब, इंस्टाग्राम और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ ना कुछ रेसिपी बनाती दिखती है हमें, या तो एजुकेशनल वीडियो बनाती दिखती है, या तो अपनी लाइफस्टाइल कंटेंट बनाती दिखती है। और घर बैठे लाखों
रुपए भी कमा पा रही है। कोई कोई अपना ग्लोबल ब्रांड भी बनाती हमें दिख रही है। जैसे कि हम देखें कि नायका कंपनी की जो फाल्गुनी नायर है, जो नायका कंपनी की संस्थापिका भी है, जैसी जो महिलाएं हैं वो बिजनेस में भी अपने आप को साबित कर पा रही है। और भारत में ही नहीं, पूरे विश्व के स्तर पर अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित करती हुई हमें दिख रही है। भारत में देखें तो ग्रामीण भारत में हम देखें कि लिज्जत पापड़ से लेके कई ऐसी गांव में महिलाएं छोटे छोटे उद्योगों को लेके अपना काम करती हमें दिख रही है। और अपने घर का खर्चा चलाती हमें दिख रही है। कभी कभी ऐसा भी दिखता है कि पूरे गांव की जो अर्थव्यवस्था है उसको एक महिला है वो एक नया आकार भी देती हमें दिख रही है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस पूरे संवाद में हम देखते हैं कि जो महिला है उसकी जो मुक्ति है वो कोई पुरुष के ऊपर अधीन नहीं है। जैसे कि आज के सत्तात्मक परिवेश में हम देखते हैं कि जब महिला है वो घर से बाहर निकलकर अपना काम करती है और अपने आप को जब वो अपने आप के ऊपर जब वो विश्वास करती है तो वो अपना काम है वो ज्यादा अच्छी तरह कर रही होती है। जैसे कि हम देखते हैं कि तथागत बुद्ध ने अपने समय पे महिलाओं की मुक्ति के लिए भिक्खुनी संघ की स्थापना की। जैसे हम देखते हैं कि सावित्रीबाई फुले ने अपने समय पर महिलाओं की शिक्षाओं के ऊपर कितने काम किए। जैसे कि हम देखते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी के साथ मिलके महिलाओं के ऊपर कितने सारे काम किए और महिलाओं को एक ज्ञान देकर एक रास्ता दिखाया। उसी रास्ते पे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने संवैधानिक अधिकार देकर हमें इस जगह पहुंचाया है। तो हम देखते हैं कि आज जो कॉरपोरेट की ऊंची ऊंची इमारतों में जो महिलाएं काम करती है, या तो घर के छोटे से किचन में काम करती है, तो उनको कभी भी अपने आप को कमतर नहीं आंकना चाहिए। चाहे वो बाहर काम करती हो, चाहे वो घर में काम करती हो, तो उसको अपने पहले तो अपने आप को अपने अंदर झांकना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मैं अपने आप से क्या चाहती हूँ, मैं अपने जीवन में क्या करना चाहती हूँ या अपने आप को कैसे देखती हूँ, मैं समाज को कैसे देखती हूँ, समाज में मैं क्या काम करना चाहती हूँ। जैसे कि बाबा साहब ने हमें जो अधिकार दिए हैं उससे हम महिलाओं की मुक्ति के लिए हम क्या काम करेंगे। तो हम देखते हैं कि आप स्वयं में पूर्ण है। महिला है जो एक नए जीवन को देती है, तो वो अपने आप में स्वयं में पूर्ण है। तो वो कुछ भी कर सकती है अगर वो अपने मन में ठान ले कि मुझे ये काम करना है और उसके प्रति वो सजग रहकर अपना काम करती रहे तो वो कुछ भी हासिल कर सकती है। तो इसी बात को लेके मैं बताना चाहूंगी
कि वो अपने आर्थिक सुरक्षा के फैसले खुद ले। अपनी मानसिक शांति के लिए वो ना कहना सीखे। अपने स्वास्थ्य, अपने भोजन और अपने जो सपने हैं उसके लिए कम से कम दिन में 1 घंटा जरूर निकाले। और सबसे बढ़कर दूसरी महिलाओं का सहारा बने। क्योंकि जब एक महिला दूसरी महिलाओं का हाथ थामती है तो क्रांति की शुरुआत वहीं से होती है। जब एक शिक्षित महिला आत्मनिर्भर और वैचारिक रूप से मुक्त होती है तो सिर्फ वो अपना खुद का जीवन नहीं सुधारती है, लेकिन अपनी आने वाली कई पीढ़ियों का जीवन भी बदलती है। वो जब अपने सोचने का तरीका बदलती है तो उनके बच्चे से लेके आने वाली कई पीढ़ियों का जीवन वो बदल सकती है। तो हम देखें तो जैसे कि थेरी गाथा की भिक्षुणियों ने अपनी मुक्ति के लिए खुद संघर्ष किया। सावित्री बाई फुले ने शिक्षा की मशाल जलाई और बाबा साहेब ने संविधान के बल पर स्वाभिमान की राह दिखाई। तो इसी राह पर चलते हुए मैं अपनी महिला अपनी बहनों को ये बताना चाहूंगी कि अपनी क्षमता पहचानिए। आप शिक्षित बनिए, आप डिजिटल शिक्षित बनिए, आप सभी संगठित बनिए और अपने आत्मसम्मान के लिए सिर उठा के काम करते रहे। तथागत बुद्ध और बाबा साहब की अनुकंपा से हम हमें भंते जी जो राह दिखा रहे हैं उस राह पर हम अपने कदम आगे आगे बढ़ाए और अपनी मुक्ति को पहचाने। और यहीं पे मैं अपना वक्तव्य खत्म करती हूँ। सभी को साधुवाद करते हुए नमो बुद्धाय।